हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, एसजी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम 3000 क्वेश्चनों की सीरीज का पार्ट फर्स्ट लेकर आए हैं। केमिस्ट्री स्पेशल होगी दोस्तों इसमें। दोस्तों यहाँ पर हम सारे क्वेश्चन बताता जाऊँगा, आपको 30 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा और आपको फटाफट से उसके आंसर कमेंट करके बताने हैं। ठीक है दोस्तों, हम तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। आइए पेपर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रोटॉन का नामकरण किसने किया? प्रोटॉन का नामकरण किसने किया? आपके पास 4 ऑप्शन निकल के आ जाते हैं इसमें। थॉमसन ने किया, कि रदरफोर्ड ने किया, कि जेम्स चैडविक ने किया, कि बोर ने किया। आपको बताना है, फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए। प्रोटॉन का नामकरण किसने किया? दोस्तों इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड ने किया। सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर रदरफोर्ड ने किया है। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रोटॉन का जो नामकरण है वो रदरफोर्ड ने किया था। इलेक्ट्रॉन का नामकरण आपके थॉमसन ने किया था और न्यूट्रॉन का नामकरण जेम्स चैडविक ने किया था। इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ जाता है यहाँ पर, निम्न में से सबसे भारी कण कौन सा है? यानी भारी मतलब भार किसका ज़्यादा है, वजन किसका ज़्यादा है? प्रोटॉन का ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा है कि न्यूट्रॉन का ज़्यादा है कि सभी का समान है? फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए। सबसे भारी कण कौन सा है? दोस्तों आपका सबसे भारी कण यहाँ पर न्यूट्रॉन हो जाएगा। न्यूट्रॉन सबसे भारी कण होता है और सबसे हल्का कण आपका इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा। न्यूट्रॉन प्रोटॉन से समथिंग 1840 गुना भारी होता है। ठीक है दोस्तों, और प्रोटॉन होता है वो 1837 गुना भारी होता है। याद रखना दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ACF FRO के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ जाता है, प्रकाश की कणीय प्रकृति का उदाहरण है। यानी प्रकाश है जो द्वैत प्रकृति दर्शाता है, ये आपको पता होगा। द्वैत का मतलब कणीय और तरंग प्रकृति दर्शाता है। चारों में से कौन सी प्रकृति है जो कणीय प्रकृति है? आपको बताना है, व्यतिकरण, विवर्तन या ध्रुवण। व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण या प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो देखिए दोस्तों, ये जो तीनों हैं, देखिए आपका प्रकाश जो है ये प्रकाश विद्युत प्रभाव है, यह इसकी कणीय प्रकृति है। बाकी की तीनों जो प्रकृतियां हैं ये आपकी तरंग प्रकृति के उदाहरण हैं। इसके बाद देखिए आपके पास अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आ जाता है, एक परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति की पहचान करने के लिए कितनी क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है? 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती है, उसमें से कितनी प्रकार की क्वांटम संख्याओं की आपको आवश्यकता होगी कि जिससे इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति बता दी जाए? तो दोस्तों इसका आंसर फटाफट बताइए। इसका आंसर आपका हो जाएगा, फोर्थ आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फोर्थ आंसर आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चारों क्वांटम संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति बताने के लिए हमें बहुत आवश्यक होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथी आपकी कौन सी होती है? चक्रण क्वांटम संख्या। चारों जो क्वांटम संख्याएं हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और चारों क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति बताने के लिए काम में आती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल के आ जाता है यहाँ पर, किसी कक्षक की पहचान के लिए कितनी क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है? दोस्तों पहले वाला क्वेश्चन था किसी इलेक्ट्रॉन की पहचान के लिए, कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की पहचान के लिए, जबकि यहाँ पर कक्षक की पहचान के लिए क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर देखिए 4 तो ऑप्शन होगा नहीं, ये तो अपना पहले ही गलत हो गया, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन के लिए था और कक्षक तो उससे बड़ा होता है। तो इसमें आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका बताओ फटाफट, देखिए कमेंट करके। इसका आपका थर्ड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी कक्षक की पहचान के लिए मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या की आवश्यकता होती है। चक्रण क्वांटम संख्या की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि चक्रण क्वांटम संख्या केवल इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है, इलेक्ट्रॉन के घूर्णन को बताती है, इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा को बताती है, ना कि वो कक्षक के बारे में कुछ स्पेशली अपने को दिशा निर्देश देती है। तो आपका थर्ड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका यहाँ पर, द्विगंशी क्वांटम संख्या का अधिकतम मान निम्न के बराबर हो सकता है। यानी एल जो आपका मैक्सिमम है वो कितना हो सकता है? ये क्वेश्चन है, फटाफट बताइए, देखिए कमेंट करके इसका आंसर क्या हो सकता है। एल जो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? देखिए इसमें जो आंसर होगा वो आपका फटाफट कमेंट करके बताइए।
आपका आंसर इसमें हो जाएगा डी n-1। एल मैक्सिमम हो सकता है n-1। एल मैक्सिमम की बात हो रही है, एल के मान की बात नहीं हो रही है दोस्तों। एल का मान 0 से शुरू होकर n-1 तक होता है, लेकिन मैक्सिमम मान कितना होगा n-1। ये द्विगंशी क्वांटम संख्या जिसे स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ACF और FRO की एक स्पेशल सीरीज है, याद रखिए दोस्तों। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ जाता है, 7वां क्वेश्चन है, चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है। यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है? आपको आकार के बारे में बताती है, कि आकृति के बारे में बताती है, कि अभिविन्यास के बारे में बताती है, कि सभी तीनों के बारे में बताती है? सभी का मतलब है उपरोक्त में जो तीनों आंसर दिए गए उन सब के बारे में बताती है? नहीं दोस्तों, चुंबकीय जो आपकी क्वांटम संख्या है वो केवल आपके अभिविन्यास के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? अभिविन्यास के बारे में बताती है। आकार के बारे में आपकी मुख्य क्वांटम संख्या बताती है, और आकृति के बारे में आपकी द्विगंशी क्वांटम संख्या बताती है। अभिविन्यास के बारे में कौन बताती है? आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या। याद रखना दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में आ चुका है। ACF FRO में भी इस तरह के वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे दोस्तों आपको। तो इस तरह के ही हम एक स्पेशल सीरीज है जो चल रही है, इसमें 3000 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। यानी हर एक यूनिट से हम यहाँ पर 300 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ जाता है, कक्षकों की ऊर्जा कौन सा नियम बताता है? यानी जो आपके कक्षक है उसकी ऊर्जा के बारे में कौन सा नियम बताता है? आपके हुंड का नियम बताता है, कि पाउली का नियम बताता है, कि ओम का नियम बताता है, कि n+l का नियम बताता है? दोस्तों आपने ग्रेजुएशन कर ली, इसका मतलब आप 12th क्लास में साइंस थी, और साइंस में ओम का नियम तो दोस्तों फिजिक्स में आता है। यहाँ पर केमिस्ट्री के क्वेश्चन चल रहे हैं, इसका मतलब ओम का नियम तो वैसे ही नहीं होगा। इसके बाद आप क्या बच जाते हैं? बाकी के 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शनों में कौन सा होगा दोस्तों? फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों देखिए, आंसर हो जाएगा आपका n+l का नियम, जो क्या बताता है कि कक्षकों की ऊर्जा क्या होगी, कौन से कक्षक की ऊर्जा कितनी ज़्यादा होगी, कौन से कक्षक की ऊर्जा कितनी कम होगी। ये n+l के नियम पे डिपेंड करता है। जिस कक्षक का n+l का मान सबसे ज़्यादा होगा उसकी ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ जाता है, यहाँ पर किसी परमाणु की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। ये नियम कौन सा नियम है? यानी किसी परमाणु की चारों क्वांटम संख्याओं, सॉरी क्वेश्चन देखो थोड़ा सा उल्टा हो गया है यहाँ पर। ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये किसी परमाणु में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की, किन्हीं परमाणु में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की, यहाँ पर किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन भी लिख लेना, 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। यह नियम किसने दिया था दोस्तों? ये नियम आपका किसने दिया था? फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों। ये नियम आपके किसने दिया था? पाउली ने दिया था। किसने दिया था? पाउली ने दिया था। पाउली ने कहा था कि चारों क्वांटम संख्याओं का मान 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए समान नहीं हो सकता है। जबकि हुंड का नियम क्या था? बताओ फटाफट। देखिए, हुंड का नियम बहुलकता का नियम था, यानी सब में पहले सभी संभ्रंश कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। पता चला ना? अगला क्वेश्चन आपका निकल के आ जाता है, यहाँ पर नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। यानी ये कोई आपका परमाणु है, ये इसका नाभिक है, और ये आपका परमाणु है। इस परमाणु में नाभिक के चारों ओर का वह स्थान बताइए जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज़्यादा होती है। क्या कहलाती है? फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका कक्षक। क्या हो जाएगा? कक्षक। कक्षक को दोस्तों एंटी नोड भी कह सकते हैं। नोड वह क्षेत्र होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता न्यूनतम या शून्य होती है। तो सेकंड आंसर गलत हो जाएगा। फोर्थ आंसर, नाभिक में इलेक्ट्रॉन होते नहीं है। थर्ड में आपके नोड भी आ गए तो वैसे गलत हो गया। आंसर आपका फर्स्ट चला जाएगा। फर्स्ट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। कक्षक ही राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ऐसे ही क्वेश्चन मैं बार बार डालता रहता हूँ। आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन बार बार मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्ण पूरित कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यानी जो आपका कोई कोश है वो कंप्लीट हो चुका है तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? उसके इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, या सामान्य इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, या नाभिकीय इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं? फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर आपके कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कोर इलेक्ट्रॉन वह इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पूर्ण पूरित कोश में उपस्थित होते हैं। संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तो कौन से होते हैं? जो बाह्यतम कोश में होते हैं। कौन से होते हैं? बाह्यतम कोश में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन निकल के आ जाता है यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मिस नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु संख्या समान व द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो क्या कहलाता है। यानी किन्हीं दो परमाणुओं की परमाणु या किन्हीं दो तत्वों की या कोई भी ऐसी स्पीसीज हो जिनकी परमाणु संख्या तो समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं या समबारिक कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं या सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। आपको फटाफट कमेंट करके आंसर बताना है क्या कहलाता है। देखिए दोस्तों, जिनकी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है वो आपके समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके जो समबारिक होते हैं उनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान होती है। यहाँ पर द्रव्यमान संख्या अलग है। सम न्यूट्रॉनिक में द्रव्यमान जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो समान होगी, सम इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। दोस्तों याद रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका अगला क्वेश्चन निकल के आ जाता है आपके पास, द्रव्यमान संख्या समान व परमाणु क्रमांक अलग अलग हो। जस्ट अभी अभी मैंने इसका आंसर बताया था, इसका आंसर आप कमेंट करके फटाफट कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, समस्थानिक होगा, समबारिक होगा, सम इलेक्ट्रॉनिक होगा या सभी होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका समभारिक, यानी जिसका भार समान वही क्या कहलाएंगे, समभारिक। और भार किससे देखते हैं, द्रव्यमान संख्या से, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समस्थानिकों के लिए अभी अभी देखा था, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी वह क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे। द्रव्यमान संख्या अलग और परमाणुओं की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या समान या परमाणु क्रमांक समान वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। समबारिक द्रव्यमान संख्या समान होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे दोस्तों फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास। अगला क्वेश्चन निकल के आ जाता है यहाँ पर, निम्न में से किस कक्षक की ऊर्जा सबसे अधिक होगी। दोस्तों अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन आया था पीछे, उसमें बताया था कि जो ऊर्जा है कक्षक की वो n+l के रूल से निकालते हैं, यानी n+l का मान जिसका सबसे ज़्यादा उसी की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी। तो देखिए यहाँ पर 4+0, यहाँ पर 4+2, यहाँ पर 3+2 और यहाँ पर 5+0, बताओ किसकी ऊर्जा ज़्यादा हुई, 4+2 मतलब 6। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। 4D कक्षक की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी यहाँ पर। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन ACF और FRO के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अदर कंपटीशन एग्जाम में भी दोस्तों वन लाइनर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आपके ईजी पेपर आता है तो ACF और FRO के इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर स्टैंडर्ड लेवल बढ़ता है तो दोस्तों मैं आपके लिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन के भी वीडियो बना रहा हूँ, आप उन्हें भी देखिए, ये भी देखिए। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है अगला वाला, नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस नियम का सबसे अच्छा उदाहरण है। यानी नाइट्रोजन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है 1s2 2s2 2p3। ये जो 2p3 है ये किसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो देखो मैंने आपको अभी भी एक नियम बताया था, हुंड का नियम, सभी समभ्रंश कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद ही आपका युग्मन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हुंड का नियम ही आपका राइट आंसर है इसमें। उसके बाद पाउली का नियम आपको पता है, ओम का नियम फिजिक्स में चलता है, n+l का नियम अभी ऊर्जा के नियम से आपको पता ही है। पाउली का नियम क्या बोलता है, दोबारा से रिपीट करके बताओ। देखिए पाउली का नियम क्या होता है, पाउली का नियम होता है किसी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान किसी परमाणु में समान नहीं हो सकता है। यही था। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका यहाँ पर निकल के, पी संवेग वाले कण से संबंध तरंग दैर्ध्य क्या होगी। फटाफट कमेंट करके बताइए, पी संवेग वाले कण से संबंध तरंग दैर्ध्य बताओ। ये पी संवेग वाले कण के संबंध में जो तरंग दैर्ध्य वाला जो फॉर्मूला है ये किसने दिया था, फटाफट ये भी कमेंट करके बताइए किसने दिया था ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला दोस्तों किसने दिया था, फटाफट बताइए। डी ब्रोगली ने दिया था। और डी ब्रोगली ने क्या कहा था, लैम्डा बराबर H/P। क्या दिया, लैम्डा बराबर H/P। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैम्डा बराबर H/P भी होता है, लैम्डा बराबर H/mv भी हो सकता है, क्योंकि P बराबर क्या होता है आपका, mv होता है। समझ गए इस बात को। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पी संवेग वाले कण से संबंध तरंग दैर्ध्य क्या होगा, H/P। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर निकल के आ जाता है, बेरिलियम के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या का मान क्या होगा। बेरिलियम 4 पे आता है, परमाणु क्रमांक 4 पे आता है, तो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी चक्रण क्वांटम संख्या। दोस्तों उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चक्रण क्वांटम संख्या के मान कौन कौन से हो सकते हैं। दोस्तों चक्रण क्वांटम संख्या के केवल 2 ही मान होते हैं, एक +1/2 और दूसरा -1/2। बेरिलियम होता है वो s में सेकंड इलेक्ट्रॉन जाता है, फर्स्ट चला गया सेकंड इलेक्ट्रॉन जाता है, और सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए
+1/2 लेते हैं तो आंसर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या आंसर हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर यहीं पर आपसे अगर मान लो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए पूछता तो +1/2 आता है, यानी किसी भी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और दोनों में से जो पहला इलेक्ट्रॉन होता है उसके लिए हमेशा, यदि आपको कुछ भी हिंट ना दे रखा हो तो +1/2 मानते हैं। क्या मानते हैं? +1/2। और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हमेशा -1/2 माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके निकल के आ जाता है यहाँ पर, लिथियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान क्या होगा? क्या होगा लिथियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान? देखिए दोस्तों, लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2s1 होता है। क्या होता है? 2s1 होता है। और आपको पता है s में पहला इलेक्ट्रॉन ही जा रहा है, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो उसके लिए -1/2 नहीं बल्कि क्या आ जाता है? +1/2। क्या निकल के आ जाता है? +1/2। क्या आ जाता है? +1/2। ठीक है दोस्तों, जब +1/2 आ जाता है तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपके लिए? +1/2 ही आंसर आपका हो जाएगा। -1/2 तो अभी बेरिलियम के लिए था, क्योंकि बेरिलियम का सेकंड में जाता है। किस में जाता है? 2s2 होता है। क्या होता है? 2s2। समझ गए? तो पहला इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाता है? -1/2। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ जाता है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी होता है? यानी आपका जो न्यूट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी होता है? दोस्तों फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले अपन ने जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें ये कहा था कि सबसे भारी कण कौन सा है, तो हमने देखा था कि न्यूट्रॉन सबसे भारी कण था। कौन था? न्यूट्रॉन सबसे भारी कण था। और वो कितने गुना होता है? वो 1840 गुना भारी होता है इलेक्ट्रॉन से। कितना गुना होता है? 1840 गुना। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.6 × 10⁻⁻27 kg। क्या होता है? 10⁻⁻27 kg। जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg। कितना? -31 kg आंसर होता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी होता है? 1840 गुना भारी होता है। अगला क्वेश्चन आपका निकल के आ जाता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी होता है? यानी जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना भारी होता है? तो दोस्तों जो आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान है वह इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना भारी होता है? फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए। आंसर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1837 गुना भारी होता है। दोस्तों अभी भी क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि जो न्यूट्रॉन होता है वो 1840 गुना भारी होता है और इलेक्ट्रॉन 1840 से थोड़ा कम होगा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से थोड़ा सा कम होता है। दोनों की पावर 10⁻⁻27 ही होती है, 10⁻⁻27 ही होती है, लेकिन करेक्ट जो होती है गुणा में वो 1.632 होती है आपकी प्रोटॉन की। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ जाता है, किसी तंत्र के श्रोडिंगर समीकरण में हाइड्रोजन क्या निरूपित करता है? आपको बताना है हाइड्रोजन क्या निरूपित करता है। किसी कण को बताता है, किसी परमाणु को बताता है, किसी इलेक्ट्रॉन को बताता है, या हैमिल्टोनियन नियतांक को बताता है? तो दोस्तों यहाँ पर फटाफट कमेंट करके आंसर बता दीजिए। श्रोडिंगर समीकरण में हाइड्रोजन किसको बताता है? हैमिल्टोनियन नियतांक को। बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, हैमिल्टोनियन नियतांक को बताता है श्रोडिंगर इक्वेशन में। दोस्तों आपके सिलेबस में श्रोडिंगर इक्वेशन भी है, तो आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ें। यहाँ से भी आपके इस बार 2 से 3 क्वेश्चन आपको श्रोडिंगर इक्वेशन से ही मिलने वाले हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन और क्वांटम नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वांटम से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको क्वेश्चन चाहिए और भी MCQ घर पे सोल्व करने के लिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8107781358। अगला क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ जाता है दोस्तों, परमाणु शब्द किसने दिया? परमाणु शब्द किसने दिया? फटाफट कमेंट करके आंसर बता दीजिए दोस्तों। परमाणु शब्द किसने दिया? डाल्टन ने दिया कि बोर ने दिया कि रदरफोर्ड ने दिया कि डी ब्रोगली ने दिया? दोस्तों फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए मुझे, किसने दिया परमाणु शब्द? दोस्तों परमाणु शब्द आपका दिया था डाल्टन ने। किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। रदरफोर्ड ने नहीं दिया था, बोर ने नहीं दिया था, डी ब्रोगली ने नहीं दिया था। आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महर्षि कणाद ने भी अविभाज्य कण माना था। किसको माना था? परमाणु को माना था। और परमाणु को डाल्टन ने भी अविभाज्य कण ही माना था। और डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो किसने दिया था? स्पेशली थ्योरी किसने दी थी? डाल्टन ने ही दी थी, जिसमें परमाणु को अविभाज्य कण माना गया था।
अगला क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ जाता है, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज कहाँ हुई थी, किसमें हुई थी, कैथोड किरणों में हुई थी कि एनोड किरणों में हुई थी कि अल्फा कणों द्वारा हुई थी या इन सभी द्वारा हुई थी। आपको फटाफट कमेंट करके आंसर बताना है। क्या आंसर हो सकता है इसका? इलेक्ट्रॉन की खोज किस में हुई थी, इलेक्ट्रॉन की खोज कहाँ हुई थी? इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों कैथोड किरणों में हुई थी। किसमें हुई थी? कैथोड किरणों में हुई थी इलेक्ट्रॉन की खोज। किसमें हुई थी? कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। जबकि प्रोटॉन की खोज एनोड किरणों में हुई थी। किसमें हुई थी? एनोड किरणों में हुई थी। एनोड किरणों में हुई थी। याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की नहीं पूछ के आपसे प्रोटॉन की पूछ सकता है। मैंने एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं क्वेश्चन तो बहुत कम करवा रहा हूँ, लेकिन आपको मैं चारों ऑप्शन समझा रहा हूँ, चारों ऑप्शनों का मतलब समझा रहा हूँ, इसलिए हम एक क्वेश्चन नहीं बल्कि एक क्वेश्चन की जगह 4 क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एल्फा कण पर आवेश होता है। एल्फा कण पे कितना आवेश होता है? +1 होता है, +2 होता है, +3 होता है या +4 होता है? फटाफट कमेंट करके बताइए आंसर। एल्फा कण पे कितना आवेश होता है? दोस्तों एल्फा कण पे आपका +2 चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है? +2। और एल्फा कण होता है, उसका प्रतीक होता है He+224। यानी जो एल्फा कण होता है उसे हम हीलियम का नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीलियम का जो नाभिक होता है वही क्या होता है? आपका एल्फा कण होता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। एल्फा कण क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है। एल्फा कण कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती है। एल्फा कण पे चार्ज कितना होता है? +2 होता है। एल्फा कण का यूज कहाँ किया जाता है? एल्फा कण किस तरह का बिहेव करता है? ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ जाता है, इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति के बारे में किसने बताया? इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति के बारे में किसने बताया? फटाफट कमेंट करके आंसर बता दीजिए दोस्तों। इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति के बारे में आपको बोर ने बताया कि डी ब्रोगली ने बताया कि हाइजेनबर्ग ने बताया कि थॉमसन ने बताया? फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए। एल्फा कण की प्रकृति के बारे में दोस्तों आपके किसने बताया था? डी ब्रोगली ने बताया था। डी ब्रोगली इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ब्रोगली इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपके बोर ने नहीं बताया था, हाइजेनबर्ग ने नहीं बताया था, थॉमसन ने नहीं बताया था। हाइजेनबर्ग ने दोस्तों अनिश्चितता का सिद्धांत बताया था। हाइजेनबर्ग ने कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसकी हम एक ही समय पे सही स्थिति और उसका वेग ज्ञात नहीं कर सकते। वेग यानी संवेग नहीं बता सकते, उसकी स्थिति नहीं बता सकते, एक ही समय पे दोनों एक साथ नहीं बता सकते। एक एक का अध्ययन हम कर सकते हैं लेकिन दोनों को एक साथ नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ जाता है, समान वोल्टता के लिए सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य किसकी होगी? समान वोल्टता के लिए सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की होगी कि प्रोटॉन की होगी, एल्फा कण की होगी या न्यूट्रॉन की होगी? आपको निकालना था लैम्डा बराबर H/P वाले फॉर्मूले से, यानी जिसका संवेग सबसे ज़्यादा उसी का लैम्डा सबसे कम। आपको लैम्डा सबसे ज़्यादा बताना था। तो देखिए आपने ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा। लैम्डा बराबर यहाँ पर ऊपर होता है H/√2m गतिज ऊर्जा KE, √2m KE, ये वाला फॉर्मूला है। इस वाले फॉर्मूले से आप आंसर निकाल सकते हो। इसमें आपके एक सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होती है किसी समान वोल्टता के लिए। आप वोल्टता इलेक्ट्रॉन का जो फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर √V, ये वाला होता है V वोल्टता। अगला क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ जाता है, एफ उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एफ उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं दोस्तों? एफ उपकोष में दोस्तों आपके 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। एफ उपकोष में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एफ उपकोष में आपके 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन आपके आ सकते हैं। एस में देखिए दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, डी में 10 होते हैं और पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ जाता है, चक्रण क्वांटम संख्या बताती है। चक्रण क्वांटम संख्या क्या बताती है? चारों ऑप्शन मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए। आकृति बताती है, अभिविन्यास बताती है, या आकार बताती है, या इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है? दोस्तों मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। तो चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है। किसको बताती है? इलेक्ट्रॉन के चक्रण को। आकार को मुख्य क्वांटम संख्या बताती है, आकृति को द्विगंशी क्वांटम संख्या बताती है, और अभिविन्यास को आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है। दोस्तों यहाँ पर चारों क्वांटम संख्याओं में से किसी एक क्वांटम संख्या के बारे में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा, 100% है। आज ही नोटिस लगा के लिख लो कि चारों क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है। या तो चारों का कमेंट में पूछ ले, या चारों को अलग अलग पूछ ले, या किन्हीं 2 का पूछ ले, किन्हीं 3 का पूछ ले, लेकिन ये फिक्स है कि किसी ना किसी का तो पूछेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है और
इस पर सबसे स्पेशल क्वेश्चन है, एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल लल्लू सा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन फटाफट कमेंट करके आंसर बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2 इज करेक्ट आंसर, यानी किसी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और जिनका चक्रण विपरीत हो। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2n² के फॉर्मूले से, किससे, 2n² से, और किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 4l+2 के रूल से, किससे, 4l+2 के रूल से भरे जाते हैं। ठीक है दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। मैं आप ही के पॉजिटिव इंस्पिरेशन की वजह से ही दोस्तों मैं आगे नए क्वेश्चन आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।